Hello everyone, my name is Naman Sharma and in this video we will discuss important Supreme Court judgments for UPSC exam. देखिए UPSC एग्ज़ाम के अंदर पॉलिटी सब्जेक्ट एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट अ रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बोथ इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस। और जब आप पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते टाइम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का वहाँ पर रेफरेंस दिया जाता है ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। एंड यू नो हायर जुडिशरी हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जिसके अंदर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर रखती है और कॉन्सेप्ट्स में आपको क्लैरिटी भी देता है। अब यूपीएससी इन जजमेंट्स को डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है और मेंस में भी इनको या तो आप क्वेश्चंस के अंदर रेफरेंस देने के लिए यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली जजमेंट्स पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव पिक्ड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हमने एक ही जगह सारा कंपाइल कर दिया है। एंड दीज आर दोज 25 जजमेंट्स। और इन सारी जजमेंट्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर किया, वो हमने इस वीडियो के अंदर सारा कवर किया है। और आज की क्लास में, आज की इस वीडियो के अंदर हम इन सारे केसेस का ओवरव्यू देखेंगे एंड देन वी विल एनालाइज कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने की। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज जजमेंट्स और एंड में मैं आपको ये पूरा कंपाइल करके भी बता दूंगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखिए, सबसे पहले केस आता है शंकरी प्रसाद केस, जो कि 1951 का केस है और 5 जज बेंच यहाँ पर थे। सी नाउ यू शुड नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए बनाया जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम ऑफ 5 जजेस, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बेंच को बनाते हैं अंडर आर्टिकल 145। तो पहला केस, इंपॉर्टेंट केस यूपीएससी एग्जाम के लिए है शंकरी प्रसाद केस। इस केस के अंदर आप देखिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज हुआ था। अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पार्लियामेंट ने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे एससी एसटी को रिजर्वेशन देने की प्रोविजन ऐड करी गई थी और एक 9 शेड्यूल भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। और उसको चैलेंज किया गया था शंकरी प्रसाद केस के अंदर कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं, क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सही डिक्लेयर किया था, इट वॉज हेल्ड वैलिड। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि पार्लियामेंट के पास 2 तरीके की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर। और आप देखिए ऑर्डिनरी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर, और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जब भी पार्लियामेंट आर्टिकल 368 की पावर यूज करता है स्पेशल मेजॉरिटी से, और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर इज व्हेन इट यूजेस इट्स पावर आउटसाइड आर्टिकल 368। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो क्या हैं? अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 वाला प्रोसीजर फॉलो करता है तो दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर। और जब वो 368 के बाहर जो सिंपल मेजॉरिटी से चीजें होती हैं दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर पार्लियामेंट इस प्रोसेस को फॉलो करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। इन शॉर्ट, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर है। अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट किसी भी चीज को अमेंड कर सकता है, ऐसा इस केस में कहा गया। अब ऑब्वियसली अगर पार्लियामेंट किसी भी चीज को अमेंड कर सकता है तो थोड़ा इशू क्रिएट हो सकता है, बिकॉज वी नो वी हैव टू क्रिएट अ लिमिटेड गवर्नमेंट ऑल्सो। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट केस जो इसी का फॉलो अप में आया था, गोलकनाथ केस 1967। इसमें 11 जज बेंच थे। हालांकि इस केस के अंदर काफी नैरो जजमेंट बोली जाती है सुप्रीम कोर्ट की। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद जजमेंट को रिवर्स किया और उन्होंने ये कहा कि भाई पार्लियामेंट के पास एक ही लेजिस्लेटिव पावर है, पार्लियामेंट डज नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है।
पार्लियामेंट किसी भी चीज को अमेंड नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन को, और फंडामेंटल राइट्स को तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। और ऐसा उन्होंने क्यों बोला? उन्होंने कहा अगर आप आर्टिकल 368 पढ़ते हैं, उसका टाइटल था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसका टाइटल था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 सिर्फ प्रोसीजर बताता है, वो पार्लियामेंट को पावर नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट या अमेंड करने की। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज को अमेंड करना है तो एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी। तो बहुत ही अजीबोगरीब जजमेंट थी ये। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कह दिया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। शंकरी में क्या कहा था? कर सकता है। इसमें क्या बोला था? नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 368 सिर्फ प्रोसीजर बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पार्लियामेंट को पावर नहीं देता। और ये काफी नैरो जजमेंट मानी जाती है। तो डिबेट चल रही थी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है, और फाइनली वो केस जिसे हम बोलते हैं द केस दैट सेव्ड इंडियन डेमोक्रेसी, दैट इज केशव नंदा भारती केस 1973, अब तक का ये सबसे हाईएस्ट जज बेंच है। इससे बड़ा जज बेंच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक नहीं बना, हमारे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में आज तक नहीं बना। तो इसीलिए आप देखिए ये काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, काफ़ी क्वेश्चंस इससे आते हैं। इस केस में वो पूरी डिबेट को एंड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई पार्लियामेंट के पास दो ही पावर है, ऑर्डिनरी भी और कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव पावर भी। इसका क्या मतलब है? जो शंकरी प्रसाद में कहा गया था, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है और वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो, सेम जो शंकरी प्रसाद में कहा गया था। तो बेसिकली केशव नंदा भारती केस में गोलकनाथ जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया था। पर आप देखिए एक प्रॉब्लम रह गई, अगर पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है तो ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, वो तो बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो इस केस के अंदर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वॉज गिवन। बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है, नॉट इवन पार्लियामेंट। तो बेसिकली इस केस में यह कहा गया कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्लियामेंट डज नॉट हैव अनलिमिटेड constituent amending power, but it is limited to the extent of not destroying the basic structure of constitution. बेसिक स्ट्रक्चर को आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, बाकी आप कुछ भी अमेंड कर लेना। तो एक चेक डाल दिया गया पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर में। और ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट कहता है ये हम केस बाय केस बेसिस पे बताएंगे, केस बाय केस बेसिस पे बताएंगे। जैसे उन्होंने इस केस में कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स लाइक दिस। सी एक और चीज आपको यहां समझनी पड़ेगी, इसी केस में प्रीएम्बल को इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, बल्कि यह भी कहा गया था कि इट इज की टू अनलॉक द माइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। इससे पहले डिबेट चल रही थी कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी कि नहीं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये एक सेकेंडरी चीज हुई थी, पर इंपॉर्टेंट चीज आप समझ गए हैं कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। नाउ सी इसके बाद पार्लियामेंट को पसंद नहीं आया कि हमारी पावर को रोक कैसे दिया, हम तो कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। तो उन्होंने आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करता है, उसमें दो क्लॉज ऐड करे थे, 4 और 5, जिसमें ये 4 में ये कह दिया गया था, सी 4 में कह दिया गया था कि अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करता है तो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते केस लेके। और दूसरे क्लॉज में ये कह दिया था कि पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड अमेंडमेंट पावर, वो किसी चीज से रिस्ट्रिक्ट नहीं है, चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर ही क्यों ना। हम नहीं मानते बेसिक स्ट्रक्चर को, हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, ऐसा पार्लियामेंट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में 5 जज बेंच ने इन दोनों क्लॉजेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, ये कह के कि एक क्लॉज जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन रहा है कोर्ट से कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, और दूसरा बैलेंस अमंग 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है कि भाई अगर पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर पाएगा तो वो पावरफुल हो जाएगा, और जो 3 ऑर्गन्स हैं उनमें एक बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए, और वो दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एंड यू नो बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो बेसिकली इस केस में
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बहुत अच्छे से चलाया और उन्होंने ये आपको बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है वो पार्लियामेंट के अमेंडमेंट पावर पे एक लिमिटेशन है। पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करना है। सो इट इज लाइक दिस, पार्लियामेंट कैन अमेंड anything in constitution except basic structure तो ये हैं इनिशियल केसेस जो आपको पता होने चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू अदर केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आते हैं ए.के. गोपालन केस 1950। अब देखिए दो केस यहां पर हम देखेंगे जो आर्टिकल 21 से हैं। आर्टिकल 21 जो आपको राइट टू लाइफ देता है, जीने का हक इंडिया के अंदर। तो आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 21 ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिनाइड या डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कि भाई एवरीबडी हैज राइट टू लाइफ, पर वो रिस्ट्रिक्ट करी जा सकती है बाय फॉलोइंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एक यूके के अंदर कॉन्सेप्ट, देखो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको जीने का हक है और लिबर्टी है, बट वो आपसे छीनी जा सकती है यूजिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सी यू कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी थ्रू अ प्रोसेस नोन एज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आपको ये पता होना चाहिए सरकार आपकी लाइफ आपसे कैसे छीन सकती है, लिबर्टी कैसे छीन सकती है। ये कॉन्सेप्ट यूके में ओरिजिनेट हुआ था और हमने हालांकि इसे जापान से बोरो किया है। सो यू शुड नो वी हैव बोरोड इट फ्रॉम जापान बट इट ओरिजिनेटेड इन यूके। ये कहता है कि अगर किसी की लाइफ या लिबर्टी आपको छीननी है तो तीन चीजें रिक्वायरमेंट है कि इज देयर एनी लॉ, इज इट पास्ड बाय competent authority and all the procedures are followed or not। सी इसका क्या मतलब है, ये तीन चीजें चेक करेगा अगर किसी की लाइफ या लिबर्टी छीनी गई है क्या, तो कि क्या लॉ पास करके छीनी गई है। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव किसी की लाइफ या लिबर्टी को डिनाई नहीं कर सकता, लेजिस्लेचर, क्योंकि लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। तो लॉ बनाना है आपको, और लॉ कंपीटेंट अथॉरिटी, इसका क्या मतलब है, अगर कोई यूनियन लिस्ट में मैटर है तो पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट लिस्ट में है तो स्टेट लेजिस्लेचर। तो क्या सही लेजिस्लेचर ने, जिसके पास पावर है उसी ने पास किया है कि नहीं। देन वर ऑल द प्रोसीजर्स फॉलो, जो मेजॉरिटी वगैरह रिक्वायर्ड थी वही यूज हुई है या नहीं। बेसिकली ये बस ये चेक करता है कि एक लॉ होना चाहिए, उसी लेजिस्लेचर ने पास किया होना चाहिए जिसके पास पावर है, और सारे प्रोसेस फॉलो होने चाहिए। ये नहीं चेक करता कि लॉ सही है कि नहीं। तो अगर आज हमारी गवर्नमेंट एक लॉ पास करें कि जिसने इसको वोट किया है या जो ये चीजें बोल रहा है उसे हम गोली मार देंगे, वी विल किल दैट पर्सन, और लॉ पास करने वाला पार्लियामेंट ही हो, लॉ हो और प्रॉपर मेजॉरिटी से हो, तो गवर्नमेंट कैन इवन किल अ पर्सन। बेसिकली इट डज नॉट चेक वेदर द लॉ इज गुड और नॉट। ऑन द अदर हैंड यूएस में एक क्राइटेरिया है, वहां पर पीपल हैव राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी विच कैन बी टेकन अवे बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थोड़ा सा वाइडर है, वो इन तीनों चेक के अलावा एक फोर्थ चेक भी लगाता है, इज द लॉ फेयर, क्या वो जो लॉ पास हुआ है वो सही है कि नहीं, कि ऐसा लॉ पास भी होना चाहिए कि नहीं। तो यूएस वाइडर प्रोटेक्शन देता है कॉमन मैन को, क्योंकि वो ये भी चेक करता है कि लॉ सही है कि नहीं। लेकिन आप देखिए जो आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो ये नहीं चेक करता कि लॉ सही है कि नहीं। इसका क्या मतलब है, दिस प्रोसेस गिव्स यू प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव but not against arbitrary action of executive and legislature, because legislature can do whatever they feel like, but due process of law gives you wider protection against executive also and against legislature also, क्योंकि यहां पर legislature कोई अजीब सा लॉ पास करके आपकी लाइफ या लिबर्टी नहीं छीन सकता। ए.के. गोपालन केस में जब केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का था कि एक व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया था और उसने कोई क्राइम नहीं किया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो इंटरप्रिटेशन देते हुए ये कहा कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ देता है,
हम ये नहीं चेक करेंगे कि लॉ सही था कि नहीं, क्योंकि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में होता है जो हमारे यहां नहीं है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है, चाहे वो कितना ही बेकार हो, और वो आपकी लाइफ और लिबर्टी ले रहा है, तो हम उसे वैलिड कहेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चेक करेंगे कि लॉ सही है कि नहीं। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, बट दिस गॉट ओवरटर्न्ड इन द नेक्स्ट केस, मेनका गांधी केस। यू कैन सी 7 जज बेंच ओवरटर्न कर सकते हैं के गोपालन केस को। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लिबरल इंटरप्रिटेशन ली और ये कहा कि आर्टिकल 21 में लिखा तो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, पर हम ये भी चेक करेंगे कि लॉ सही था कि नहीं। बेसिकली लिखा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, आज से उसे आप पढ़ो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बिकॉज आज से हम ये भी चेक करेंगे कि लॉ फेयर है या नहीं। बेसिकली दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का स्कोप को और बढ़ाया और ये बोला कि हम खाली ये नहीं चेक करें, जैसे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में क्या है, अगर लॉ बेकार भी हो तो भी वो आपकी लाइफ लिबर्टी ले सकता है, पर इसके अंदर वो ये भी चेक करेंगे कि लॉ सही था कि नहीं। सो इट गेव यू अ वाइडर प्रोटेक्शन। और आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिखा है, बट 1978 से इट इज नॉट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, बट इट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बल्कि एक और चीज बोली गई, राइट टू गो अब्रॉड आर्टिकल 21 में ऐड कर दिया गया। यू शुड नो, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में कहीं भी जाने का आपको फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में। लेकिन अगर आपको इंडिया के बाहर जाना है, राइट टू गो अब्रॉड, तो वो आर्टिकल 21 में है। ये प्री में पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। आई होप ये दोनों जजमेंट्स आपको क्लियर हैं। लेट्स सी नेक्स्ट जजमेंट देन। सी अब जब हम आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 21 सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ है, मोस्ट इवॉल्व आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ है। इसमें बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स आई हैं। अब क्योंकि ये राइट टू लाइफ देता है, तो लोग ये भी पूछते हैं कि क्या ये राइट टू डाई देता है। भाई जीने का हक है तो क्या ना जीने का भी हक है? यू शुड नो, इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फंडामेंटल राइट टू डाई। हम राइट टू डाई नहीं देते हैं, सिर्फ राइट टू लाइफ है। पर एक और कॉन्सेप्ट होता है राइट टू डाई विद डिग्निटी, जिसे हम यूथनेशिया कहते हैं, मर्सी किलिंग। इंडिया के अंदर राइट टू डाई तो नहीं है, पर राइट टू डिग्निटी, यूथनेशिया, मर्सी किलिंग, कि ऐसा कोई पेशेंट जो रिकवर नहीं कर सकता है, जो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, क्या उसको इज्जत से मरने का हक होना चाहिए, राइट टू डाई विद डिग्निटी होनी चाहिए कि नहीं? और आप देखिए अरुणा शेभॉक केस 2011 2 जज बेंच, लैंडमार्क केस। क्यों? सी ये नर्स हैं जो 1973 में जिनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और जो पैसिव यूथनेशिया या परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में रही 41 ईयर्स तक। शी डाइड इन आई थिंक 2015। 41 ईयर्स पैसिव यूथनेशिया, लाइक वो उसके अंदर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट के अंदर। तो कोर्ट में केस हुआ कि भाई इन्हें राइट टू डाई विद डिग्निटी मिल जाना चाहिए, और यहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई हम पैसिव यूथनेशिया इंडिया में केस बाय केस बेसिस पे अलाउ कर रहे हैं। केस बाय केस बेसिस मतलब आपको कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पैसिव राइट टू डाई विद डिग्निटी कर सकते हैं। एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू डू नॉट हैव राइट टू डाई, बट राइट टू डिग्निटी वाज इंक्लूडेड एज राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑन केस बाय केस बेसिस। बट आपको याद ये पता होना चाहिए, दो तरीके के यूथनेशिया होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक्टिव यूथनेशिया में आपको किसी को कोई मेडिसिन दे के मारना पड़ेगा, दैट पर्सन विल डाई। पैसिव यूथनेशिया में अगर आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर देंगे, द पर्सन विल डाई। तो इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है क्योंकि वो मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा, बट पैसिव यूथनेशिया केस बाय केस बेसिस पे अलाउ कर दिया गया। इसी केस को और बेटर करने के लिए एक एनजीओ कॉमन कॉज ने केस किया था 2018 में, 5 जज बेंच। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया एवरीबडी हैज राइट टू डाई विद डिग्निटी बाय अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू फ्रेम एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव और लिव इन विल। आज इंडिया में सबको राइट टू डाई विद डिग्निटी दे दिया गया है। आप एक लिविंग विल बना सकते हो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाके, जिसे एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव कहा जाता है, एंड यू कैन एक्सरसाइज दिस। बट ये सिर्फ पैसिव यूथनेशिया केसेस में है। एक्टिव यूथनेशिया इज स्टिल ऑफेंस इन इंडिया। इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया अभी अलाउड नहीं है, सिर्फ पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, न्यूज में था काफी टाइम तक। सी अब आते हैं नेक्स्ट, आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं तो राइट टू प्रिवेसी की बात होती है। देखो
ये अगले दो केसेस इंपॉर्टेंट है। जस्टिस पुट्टुस्वामी जो कि रिटायर्ड जज हैं, इंडिया में जब आधार पे इशू चल रहा था तो एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया में राइट टू प्रिवेसी नहीं है, हालांकि इंडिया में बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि है आफ्टर मेनका गांधी केस। तो आधार पे जब केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार की वैलिडिटी जज करने से पहले, एक्चुअली जस्टिस पुट्टुस्वामी फाइल्ड अ केस ऑन आधार, तो आधार पे जजमेंट देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले हम ये चेक करते हैं कि इंडिया में प्रिवेसी राइट है कि नहीं। तो दो जजमेंट्स हैं 2017 की पुट्टुस्वामी की, एक है प्रिवेसी से रिलेटेड और एक है आधार से रिलेटेड। जज बेंच में फर्क है, ये है 9 जज बेंच और लैंडमार्क केस है क्योंकि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा एवरीवन हैज फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21। ये तो एक बार प्री में पूछ भी लिया है। तो फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट ऐड करवा दिया गया आर्टिकल 21 में। और प्राइवेसी का मतलब क्या है? राइट टू एक्सक्लूड आउटसाइडर्स फ्रॉम पर्सनल स्फीयर। आप अपने पर्सनल स्फीयर से आउटसाइडर्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं। और पर्सनल स्फीयर में क्या हो सकता है? आपका इंटीमेट जोन, राइट टू चूज अ पार्टनर, राइट टू मैरी, राइट टू प्रोक्रिएशन, राइट टू रिप्रोडक्शन, बच्चा पैदा करना है कि नहीं, किसके साथ आपको लेट्स से शादी करनी है कि नहीं। तो ये भी एक बार पूछा है, राइट टू मैरी कौन से आर्टिकल में है? 21 प्रिवेसी के अंदर है। तो राइट टू प्रिवेसी एज अ फंडामेंटल राइट वाज एडेड इन दिस केस। एंड यू शुड नो, प्रिवेसी आपकी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट ऑब्वियसली इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। एक बार ये जजमेंट आ गई तो नेक्स्ट सेम 5 जज बेंच जिसमें आधार को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड ठहराया। तो आपको ये याद रखना है, पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2 केसेस हैं, एक 9 जज और एक 5 जज। 9 जज जो बेंच है दैट इज फॉर प्रिवेसी जजमेंट एंड 5 जज जो बेंच है दैट इज फॉर आधार। इसीलिए मैंने दोनों को साथ में रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए आर्टिकल 21 से ही रिलेटेड, क्योंकि देखिए राइट टू लाइफ जब भी हम बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड इट कि इट इज राइट, इट्स नॉट ओनली राइट टू लाइफ, इट इज राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल 21 से ही रिलेटेड देयर इज अ नालसा केस। अब ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर की तरह रिकॉग्नाइज करने की जजमेंट सुनाई। एंड दैट इज व्हाई दिस केस इज आल्सो नोन एज ट्रांसजेंडर्स केस। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। फर्स्ट टाइम की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे नहीं कि जेंडर की कैटेगरी में मेल, फीमेल और अदर लिखो, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स। तो पहली बार आप देखिए थर्ड जेंडर का रिकग्निशन मिला, दैट इज व्हाई कॉल्ड एज ट्रांसजेंडर केस। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रांसजेंडर्स सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और गवर्नमेंट को, जैसे वो ओबीसी को रिजर्वेशन और अलग बेनिफिट्स देते हैं, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देते हैं, वैसे ही ट्रांसजेंडर्स को भी बेनिफिट्स देने के लिए पॉलिसीज और लेट्स से लॉज बनाने चाहिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। नाउ नेक्स्ट इज नफ्ते जौहर केस 2018, 5 जज बेंच। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यू शुड नो दिस। हमारे आईपीसी के अंदर सेक्शन 377 था जो ये कहता था कि अगर कोई होमोसेक्सुअलिटी में एंगेज करता है या बेस्टियलिटी करता है, बेस्टियलिटी होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनिमल, तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा हो सकती है। बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ था, मतलब होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम था। अब पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट में नैस फाउंडेशन 2009 का एक केस हुआ जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो नहीं चलना चाहिए, मतलब होमोसेक्सुअलिटी इंडिया में अलाउ कर दी गई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ तो ये सुरेश कुमार कौशल केस 2013, इसके अंदर 2 जज बेंच थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न किया और कहा सेक्शन 377 वैलिड रहेगा। इसका मतलब होमोसेक्सुअलिटी भी क्राइम रहेगी। लेकिन जब ये चैलेंज हुआ तो 2018 नफ्ते जौहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है 2018, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस जजमेंट को ओवरटर्न करके ये कहा कि सेक्शन 377 को पार्शियली स्ट्रक डाउन कर दिया गया। पार्शियली क्यों? कंसेंशुअल होमोसेक्सुअलिटी वाज अलाउड, लेकिन नॉन कंसेंशुअल
होमोसेक्सुअल, देखो नॉन कंसेंशुअल तो वैसे ही क्राइम है, नॉन कंसेंशुअल होमोसेक्सुअलिटी एंड बेस्टियलिटी आज भी क्राइम रहेगा और 377 उस पर एप्लीकेबल होगा। बट सेक्शन 377 जो कि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता था उसको यहां पर हटा दिया गया। सो दिस जजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नवतेज जौहर। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड 2 जजमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी के अंदर हमने हालांकि सुरेश कुमार कौशल भी बता दिया, बट एक नालसा केस और नवतेज जौहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो लेट्स सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इंदिरा साहनी केस। ये रिजर्वेशन से रिलेटेड हो जाता है। तो आप देखिए 9 जज बेंच है, इस केस को रिजर्वेशन केस भी कहा जाता है। जब ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दिया गया था तो वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 16 के अंदर ओबीसी को रिजर्वेशन को वैलिड ठहराया था 27% वाला केस। लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन इंडिया में देने के लिए कुछ कंडीशंस भी बताई थी, टेस्ट बताए थे, जैसे 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, एक सीलिंग बता दी गई थी। उसके बाद यह भी कहा था कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगेगा ओबीसी में, वो सेक्शंस ओबीसी में जो एडवांस्ड हैं उनको हटा दिया जाएगा और उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो आप देखिए इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन को वैलिड ठहराते हुए कुछ कंडीशंस दी थी रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए। दैट इज व्हाई दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था सेक्शन 16 क्लॉज 4 इज एन इनेबलिंग क्लॉज। इसका क्या मतलब है, आप जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं रिजर्वेशन देनी ही है ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया था कि ना तो किसी का फंडामेंटल राइट है रिजर्वेशन पे कि भाई हमारी राइट है हमें रिजर्वेशन दो, ना ही सरकार के ऊपर ड्यूटी है कि उन्हें रिजर्वेशन देनी है, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। सरकार का मन करे, सरकार अपनी डिस्क्रिशन में इच्छा अनुसार अगर देना चाहती है तो दे सकती है। आज अगर वो वापस भी ले ले रिजर्वेशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं लिखा है कि जबरदस्ती देनी ही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ इनेबलिंग क्लॉज, यू शुड नो दिस, राइट। दे कैन आस्क दिस। लेट्स टॉक अबाउट अनदर जजमेंट, आईआर कोयलू। अब देखो हमने शंकरी प्रसाद में बताया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक 9th शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 9th शेड्यूल में यह लिखवाया था कि अगर कोई भी लॉ इसके अंदर आएगा उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लग सकता, कोर्ट में केस नहीं हो सकता। लेकिन हमें पता है कि केशव नंदा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि वो तो कोई भी नहीं छीन सकता। अब यहां पर क्या हुआ, तमिलनाडु गवर्नमेंट आप देखिए 69% रिजर्वेशन दे रही थी उस टाइम पे, जबकि इंदिरा साहनी केस में कहा गया था 50% से ज्यादा हो नहीं सकती। तो उन्होंने अपनी रिजर्वेशन को कंटिन्यू करने के लिए क्या किया, अपने रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में रखवा दिया कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट को बाईपास कर देंगे, केस हम पे हो नहीं सकता, 9th शेड्यूल में केस नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी जजमेंट आयर कोयलू केस में सुनाई। उन्होंने कहा कि भैया 9th शेड्यूल में अगर कोई 24 अप्रैल 1973 से पहले केस रखा हुआ है उस पे तो जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा, पर अगर यहां से रखा गया है प्रेजेंट तक, इस पे जुडिशियल रिव्यू लगेगा। वाई दिस डेट, क्योंकि इसी जजमेंट में केशव नंदा की जजमेंट डिलीवर हुई थी इस डेट को, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज वाई यू शुड नो दिस इज अ वेरी गुड जजमेंट। और इसमें क्या बोला गया कि 9th शेड्यूल में अगर 24 अप्रैल से पहले कोई लॉ रखा है उस पे तो हम केस नहीं सुनेंगे, लेकिन इस दिन या इसके बाद जो भी केस रखा गया उस पे केस सुनेंगे। इसलिए ये वाला तमिलनाडु का रिजर्वेशन केस पे रिव्यू लगा। तो यू शुड नो दिस इज अ वेरी वेरी गुड जजमेंट, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट। अब देखो, अब कुछ बात इलेक्शन रिलेटेड करते हैं। आपको पता है इंडिया के इलेक्शंस के अंदर क्रिमिनलाइजेशन है, बहुत सारा वायलेंस होता है, इश्यूज होता है। तो सुप्रीम कोर्ट अलग अलग टाइम पे जजमेंट्स देता है जिससे वो इलेक्टोरल प्रोसेस को रिफॉर्म करने की कोशिश करता है, और उसी में एक अच्छी जजमेंट है लिली थॉमस केस। इस सेगमेंट में हम इलेक्शन रिलेटेड केसेस करेंगे। लिली थॉमस केस 2 जज बेंच 2013। अब आप देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में सेक्शन 8 क्लॉज 4 था जो ये कहता था अगर किसी एमपी एमएलए या अगर किसी लेजिस्लेटर को 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाए, लेट्स से सजा सुना दी जाए, कन्विक्ट हो जाए, तो वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई नहीं होगा।
लाइक वो एमपी और एमएलए कंटिन्यू कर सकता है, वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। उसके पास 3 महीने का टाइम है, उस 3 महीने के अंदर अगर वो अपील करके स्टे ले ले तो वो कंटिन्यू कर सकता है अपनी पोस्ट। बेसिकली एक सिटिंग एमपी एमएलए को 3 महीने का बफर टाइम दिया जाता था कि अगर कोर्ट में उस पर सजा सुना भी दी है तो भी उसे डिस्क्वालीफाई होने की जरूरत नहीं है, वो आराम से 3 महीने के अंदर अपील करके स्टे ले सकता है। सी आपको इंपॉर्टेंट केस है, न्यूज में था, राहुल गांधी भी अभी जब डिस्क्वालीफाई हुए थे तो इस केस का रेफरेंस आया था, हम देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में लिली थॉमस केस में क्या कहा, उन्होंने कहा ये सेक्शन 8 क्लॉज 4 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वाई? भाई वो कहते हैं जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 या 191 पढ़ते हो जो डिस्क्वालिफिकेशन से डील करता है, वो इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। 3 महीने का बफर टाइम क्यों दें हम किसी एमपी एमएलए को कि भाई आप अपील करो? आप जब साबित हो गए हो कि आपने कुछ गलत किया है, आप तुरंत डिस्क्वालीफाई होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई लेजिस्लेटर कन्विक्ट होता है तो उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा, 3 महीने का बफर नहीं है। और जब राहुल गांधी को सजा सुनाई गई 2 साल की अभी, तो वो इमीडिएटली आप देखेंगे अगले दिन ही प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। आई थिंक 2 दिन में उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया था। अगर ये वाला केस ना हुआ होता तो उनके बाद 3 महीने होते, डिस्क्वालीफाई होने की जरूरत नहीं थी। बट बिकॉज ऑफ दिस केस ही वॉज इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड। दैट इज वाई लिली थॉमस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट इज PUCL केस 3 जज बेंच 2013। इस केस में आप वोट डालने गए होंगे तो आपको पता होगा ईवीएम पे नीचे नन ऑफ द अबव का ऑप्शन आता है। अगर आप किसी भी आप कैंडिडेट से खुश नहीं हैं, आप उनमें से किसी को वोट नहीं करना चाहते, तो आप नोटा प्रेस कर सकते हैं। और ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऐड करवाया। अच्छा, पहले क्या था ना, रूल 49O था। पहले अगर आपको किसी कैंडिडेट को वोट नहीं करनी तो आपको एक फॉर्म लेना पड़ता था प्रिसाइडिंग ऑफिसर से और भरना पड़ता था। पर इससे तो पता चल जाएगा कि आपने किसी को वोट नहीं किया। इट वायलेट्स योर राइट टू सीक्रेसी, कि भाई किसी को पता नहीं होना चाहिए आपने किसको वोट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐड करवा दिया, आज आप नोटा दबाएंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा। इट्स अ वेरी वेरी गुड जजमेंट। पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, नोटा दबाने से वोट इनवैलिड हो जाता है, मतलब वो फाइनल काउंटिंग में फिर काउंट नहीं होगा। तो एज सच इसका इतना इंपैक्ट नहीं है जितना हमने, इट इज नॉट लाइक राइट टू रिजेक्ट जो हम सोच रहे थे। और एक और चीज, नोटा सिर्फ अभी इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस पे हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो राज्यसभा वगैरह के हैं, जो बैलेट पेपर पे होते हैं, उसमें अभी नोटा का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए है। अ गुड जजमेंट, यू शुड नो दिस। सी नेक्स्ट इज लोक प्रहारी केस। इसने भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए बहुत हेल्प किया। इसने ये बोला कि वोटर्स को राइट टू इन्फॉर्म चॉइस है, वोटर्स को पता होना चाहिए वो किसको वोट कर रहे हैं किसको नहीं। इसीलिए कैंडिडेट्स को अपनी इनकम और अपने एसेट्स तो बताने ही हैं, पर अपने वाइफ के, हस्बैंड के और अपने बच्चों के भी एसेट्स और इनकम बतानी है, सोर्सेज ऑफ इनकम भी बतानी है, ताकि लोगों को वोट डालने से पहले पता हो कि कौन कैंडिडेट के पास कितना पैसा है, कहां से आता है, वो क्या करता है क्या नहीं। सो वेरी गुड जजमेंट, जिससे कॉमन मैन को पता रहता है वो किसको वोट कर रहे हैं या किसको वोट नहीं कर रहे हैं। इट हेल्प्स यू गेट informed choice during elections, right? Very important judgment, you should know this. See then next is, ये recently news में था, अनूप बरनवाल केस। सी इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको पता होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि लाइक वन ऑफ द बुलवर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका सिलेक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से करता था, किसी से पूछता नहीं था, कुछ नहीं होता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप एक पैनल बनाओ जिसमें पीएम, सीजीआई और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, ताकि कम से कम ट्रांसपेरेंट हो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस। बट यू शुड नो, इतनी अच्छी जजमेंट देने के बाद गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करके इसको ओवर रूल कर दिया और उन्होंने अपनी एक कमेटी बना दी जिसमें सीजीआई हटा दिया। अभी काफी न्यूज में था, बट यू शुड नो द केस नेम। इससे इलेक्शन कमीशन में ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन मैकेनिज्म के लिए केस हुआ था। अनदर लैंडमार्क केस जिसने बहुत हेल्प किया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2024 केस, 5 जज बेंच। सी इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कि गवर्नमेंट इसलिए लाई थी कि ब्लैक मनी रुक जाएगा, उस पर बहुत एक्यूजेशंस लगने लगे कि वो हैरेसमेंट की तरह यूज़ होता है, वो रूलिंग पार्टी को ज़्यादा बेनिफिट देता है, वो एक्सटॉर्शन की तरह भी यूज़ हो सकता है क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट बैंक अलाउड था।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और ये कहा कि सिटीजन्स का राइट टू इन्फॉर्म चॉइसेस है, उन्हें पता होना चाहिए कि किस पार्टी को किसने कितना पैसा दिया है। तो दैट इज वाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स इस केस के अंदर इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए थे। यू शुड नो दिस, ये करंट में था, दैट इज वाई इंपॉर्टेंट। सी अब आते हैं शाह बनो केस, काफी कंट्रोवर्शियल है, आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की काफी बात भी चलती है, उसी से रिलेटेड एक केस है। अब देखिए, मुस्लिम्स इंडिया के अंदर अपने पर्सनल लॉ में गवर्न होते हैं, इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो शाह बनो ने 1985 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला, वो अपने हस्बैंड से एलिमनी या मेंटेनेंस लेने की बात कर रही थी डाइवोर्स के बाद। लेकिन मुस्लिम्स तो अपने पर्सनल लॉ पे लेट्स से गवर्न होते हैं, तो वो उसके अंदर जाना चाहिए था, बट शी इज आस्किंग एलिमनी जो हमारा सीआरपीसी के अंदर दिया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भाई इंडिया में सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो कि डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस की बात करता है, वो सब सिटीजन्स पे लगेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। लेकिन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिससे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रिवर्स किया और ये कह दिया कि भाई मुस्लिम वुमेन्स पे या मुस्लिम्स पे सिर्फ उनका पर्सनल लॉ लगेगा, ये वाला सीआरपीसी नहीं एप्लीकेबल होगा। और इसने बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड इंडिया में काफी बढ़ गई थी, अभी भी काफी चल रही है। सीधे नेक्स्ट है शायरा बनो केस, 5 जज बेंच, यू शुड नो द केस, आपसे डायरेक्टली केस पूछ सकते हैं। इसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि इट इज नॉट फेयर टू द वुमेन, मुस्लिम वुमेन, राइट। सो ये भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट यहां दी थी। See then next is SR बोमाई केस। नाउ आप सब जानते हैं प्रेसिडेंट रूल की जो प्रोविजन है आर्टिकल 356, वो बहुत मिसयूज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या हिस्टोरिकली करते आई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर आर्टिकल 356 के यूजेज पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस बताई थी और ये कहा था कि उसे सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में यूज़ करो, और अगर आप गलत यूज़ करेंगे तो कोर्ट इनवैलिड डिक्लेयर करके उसे गवर्नमेंट को रीइंस्टेट भी कर सकता है। तो एक काफ़ी अच्छी जजमेंट थी। बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के सबॉर्डिनेट नहीं है, उन्हें फेडरल मॉडल है इंडिया का, स्टेट्स को इंडिपेंडेंटली काम करने का पूरा, बिना बात के सेंटर उनके फंक्शनिंग में इंटरफेयर ना करे। इनफैक्ट इन दिस केस ओनली फेडरलिज्म वाज हेल्ड टू बी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि फेडरल वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा। सो दिस इज अ गुड केस इन विच फेडरलिज्म वाज हेल्ड टू बी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज लाइक दिस। सी नेक्स्ट इज केस, अनदर इंपॉर्टेंट केस। एंटी डिफेक्शन लॉ आप सब जानते हैं, बहुत मिसयूज भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, और यूपीएससी का फेवरेट है, प्री में भी पूछते रहते हैं, मेंस में भी पूछते रहते हैं। अब उसके अंदर ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन की पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, चाहे स्पीकर हो चाहे चेयरमैन हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, और उस लॉ में एक और चीज लिखी थी कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लग सकता, चैलेंज नहीं हो सकता उसे। अब आप जानते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर पार्टी मैन हो सकता है, तो पार्टी पॉलिटिक्स चल सकती है। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ 7 एंटी डिफेक्शन लॉ का, जो कि 10 शेड्यूल में लिखा है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और ये कहा कि भाई जुडिशियल रिव्यू लगेगा ऑन द डिसीजंस ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन। और आज आप देखिए, स्पीकर और चेयरमैन जो भी 10 शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालीफाई करते हैं, उस पर कोर्ट में केस हो सकता है। सो वेरी गुड जजमेंट विच हैज बीन गिवन है। सी देन नेक्स्ट इज एल चंद्र कुमार केस। इंडिया में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए और ये बोल दिया गया, सी आर्टिकल 323A और 323B में ये कह दिया कि ट्रिब्यूनल्स का जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में केस हो सकता है, हाई कोर्ट में नहीं हो सकता। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रोविजंस को गलत डिक्लेयर किया और ये बोला जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट को भी अवेलेबल है और सुप्रीम हायर जुडिशरी को है। तो ट्रिब्यूनल्स का केस पहले हाई कोर्ट में होगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में होगा। सो इस केस ने ये कहा था कि ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो हाई कोर्ट को बायपास नहीं कर सकते। आज ट्रिब्यूनल्स से जो भी डिसीजन होता है पहले हाई कोर्ट में अपील होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में होती है। दिस इज दिस। सी द लास्ट जजमेंट जो 25th जजमेंट हमें देखनी है, वो कोलिजियम सिस्टम या जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। 4 जजेस केस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट के ऊपर, हायर जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था
कि प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग सीजीआई कैन अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो क्वेश्चन ये था कि वो जो कंसल्ट करते हैं सीजीआई को, क्या वो बाइंडिंग है या नहीं है। अब नॉर्मली कंसल्ट वर्ड बाइंडिंग नहीं होता है, बट सुप्रीम कोर्ट में पहले केस हुआ एसपी गुप्ता केस 1981, जिसमें 7 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये कहा कि भाई प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं सीजीआई से, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होगा बिकॉज कंसल्टेशन इज नॉट कंकरेंस, बाइंडिंग नहीं होगा। पर नेक्स्ट जो सेकंड जजेस केस हुआ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन 1993, 9 जज बेंच ने कहा कि नहीं नहीं बाइंडिंग है, जो सीजीआई कहेगा वो ही प्रेसिडेंट को उसे ही अपॉइंट करना पड़ेगा, पर सीजीआई अकेला नहीं बताएगा। सीजीआई जब एडवाइस देगा तो उसे 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस से डिस्कस करना है, एंड हेंस कोलिजियम सिस्टम वाज बॉर्न कि सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को और वो एडवाइस बाइंडिंग होगा। अब लोगों को ये समझ नहीं आया क्योंकि कोलिजियम सिस्टम कहीं मेंशन नहीं था, तो यहां पर कोलिजियम सिस्टम वाज बॉर्न। तो एक रेफरेंस ली गई 1998 में थर्ड जजेस केस, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम सिस्टम को क्लैरिफाई किया और कहा कोलिजियम का एडवाइस बाइंडिंग रहेगा, और कोलिजियम को एक्सपैंड कर दिया गया। आज अगर सुप्रीम कोर्ट जजेस अपॉइंट करने हैं तो कोलिजियम में है सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। नाउ एक और फोर्थ जजेस केस हुआ 2015 में। सी गवर्नमेंट ने 99th अमेंडमेंट से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया था, जो कि इस सिस्टम को रिप्लेस करता और अपॉइंटमेंट्स वगैरह के मैटर्स देखता, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 2015 में उसे इनवैलिड डिक्लेयर किया और ये कहा कि वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हर्ट करता है। सो दीज आर द 4 जजेस केसेस दैट यू शुड नो हियर। सी नाउ as we discussed, these are all the important judgments of like Supreme Court जो आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। और हमने एक ही वीडियो में सारा कंपाइल कर दिया और मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो सारे इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी, दैट ऑल्सो वी हैव रिटन। ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि ये आप चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, आप इनको अच्छे से रेफर करेंगे। नाउ सो वी हैव कवर्ड दिस, तो मेक श्योर यू understand these topics and make sure you cover these topics before going to prelims or before going to UPSC exam. And see another thing, इन सबका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आप एक जगह इन सबको पढ़ना चाहते हैं, तो आई हैव कंपाइल्ड द पीडीएफ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन फाइंड इट। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सो टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस यू कैन विजिट आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू। एंड इफ़ यू वांट एनी अदर टॉपिक जिसका हम कंपाइलेशन लेके आए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।